श्री कृष्णा। इन्वेस्टिंग विद वानी शर्मा में आपका स्वागत है। आज हम इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन जो आज के समय में उभर कर आ रहा है, स्टॉक मार्केट, जिसको सिक्योरिटीज मार्केट भी बोला जाता है। क्यों वो आज के समय में सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है? और इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट यदि हम स्टॉक मार्केट के थ्रू करते हैं, ये इन्फ्लेशन को तो बीट करता ही है, साथ ही साथ हमारे जो परचेजिंग पावर है उसको बढ़ाने में भी, कितने टाइम्स बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। तो आज की ये जो बेसिक क्लास है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आज की क्लास में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल गोल और फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की जाती है, और साथ ही साथ जो हम अपनी अर्निंग करते हैं उसके ड्यूरेशन के आधार पर हमें किस प्रकार से सेविंग करनी है और इस सेविंग को किस प्रकार से बढ़ाना है, जो कि स्टॉक मार्केट की हेल्प से ही ये चीजें पॉसिबल हो पाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द फाइनेंशियल गोल एंड व्हाट इज द फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल गोल को समझने के लिए आपके पास तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए कि फाइनेंशियल गोल तभी एक स्पेसिफाइड फाइनेंशियल गोल बनता है यदि उसमें पर्पज स्पेसिफाई हो। मतलब किस पर्पज के लिए आपने फाइनेंशियल गोल बनाया है, वो पर्पज स्पेसिफाइड होना चाहिए। दूसरा, अमाउंट स्पेसिफाइड होनी चाहिए। और तीसरा, ड्यूरेशन। यदि ये तीन चीज एक फाइनेंशियल गोल में अवेलेबल होती है कि आपका पर्पज भी क्लियर है, अमाउंट भी क्लियर है, ड्यूरेशन भी क्लियर है, तब वो फाइनेंशियल गोल एक स्पेसिफाइड फाइनेंशियल गोल की कैटेगरी में आता है। तो आइए इस वाले फाइनेंशियल गोल के जो तीनों पैरामीटर है, पर्पज, अमाउंट, ड्यूरेशन, वो एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको अपने बेटे की हायर एजुकेशन के लिए आफ्टर 3 इयर्स आपको 10 लाख की जरूरत है, 10 लाख की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर बेटे का एक तो पर्पज क्लियर हुआ कि आपको किस पर्पज के लिए 10 लाख की जरूरत है, बेटे की हायर एजुकेशन के लिए। तो ये पर्पज क्लियर हुआ। दूसरा, अमाउंट भी इसमें क्लियर हुआ, क्योंकि आपको कितनी जरूरत है अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको 10 लाख की जरूरत है। ड्यूरेशन भी क्लियर हुआ कि आपको कितने साल बाद 10 लाख की जरूरत है, 3 साल बाद। तो यहाँ पर पर्पज भी हुआ, बेटे की हायर एजुकेशन, अमाउंट 10 लाख और ड्यूरेशन 3 साल बाद। तो जब पर्पज, अमाउंट और ड्यूरेशन क्लियर होती है तो उस फाइनेंशियल गोल को स्पेसिफाइड फाइनेंशियल गोल कहा जाता है। और फाइनेंशियल प्लानिंग किसको कहते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग इस फाइनेंशियल गोल को प्राप्त करने के लिए जो भी आप प्लानिंग करोगे उसको कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे अच्छा पॉइंट, वैलिड पॉइंट तभी अवेलेबल रहता है जब आप एक फाइनेंशियल गोल को प्राप्त करने के लिए आप जो कदम उठाते हो। सबसे मेन कदम है, जैसे इस प्रकार के एग्जांपल में कि आपको बेटे की हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख की जरूरत है आफ्टर 3 इयर्स। तो आप क्या करोगे? ये छोटा सा स्टेप करोगे कि मंथली आपको कितना पैसा बचाना है। दूसरा ये है कि आपके पास जो अवेलेबल कैश है उसको किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना है, उसको किस प्रकार से इन्वेस्टेड करना है ताकि उससे मैक्सिमम रिटर्न ले सको। तो जब आपका फाइनेंशियल गोल स्पेसिफाइड होता है तो आप उसके अनुसार उसको प्राप्त करने के लिए जो काम करते हो उसको फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते, वो फाइनेंशियल प्लानिंग कहा जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि फाइनेंशियल गोल और फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो आप एक बड़े अननेसेसरी जो अनएक्सपेक्टेड खर्चा है उससे आप बच जाते हो। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आपको यदि हर इच्छा हो या आपकी कोई जरूरत हो, तो यदि उसको आप एक इनकम से ऊपर है, यदि आपकी इच्छा है, जरूरत एक इनकम, आपकी जो मंथली इनकम है उससे ऊपर है, तो उसे उस सबसे बड़ी इच्छा को और उस जरूरत को आप एक फाइनेंशियल गोल में पहले कन्वर्ट करो और उस गोल को प्राप्त करने के लिए प्लानिंग करो। यदि आप सारी चीजें इस प्रकार से करोगे तो आपको रिचेस्ट पर्सन बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, यदि आप अननेसेसरी ईएमआई या लोन पे चीजें कर रहे हो तो आप एक इंटरेस्ट, बड़ी मात्रा में इंटरेस्ट पे करते रहोगे और आप रिचेस्ट पर्सन की दौड़ से बाहर हो जाओगे। तो कभी भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको लोन कभी नहीं लेना है। दूसरा ये है कि आपको जो भी इच्छा और जरूरत हो, जो भी एक आपकी एक इनकम से ऊपर हो, तो उसको फाइनेंशियल गोल में कन्वर्ट करो और उसको प्राप्त करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करो। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के क्राइटेरिया को हम एज के अनुसार डिवाइड करते हैं, जो आपने अर्निंग की है।
अब तक जो आपने अर्निंग की है, मतलब जब से आपने स्टार्ट किया अर्निंग पैसा कमाना जब से स्टार्ट किया है, तो उसको उसके ड्यूरेशन के आधार पर सबसे अच्छा कैटेगराइज करना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि यदि आपने सपोज करो कि आपने अभी स्टार्ट किया है पैसा कमाना और 3 साल हो चुके हो, 3 साल आप कब पैसा कमाते हुए हो चुके हैं आपको, तो आपके पास जो 10 to 15%, 10 से 15% आपको आपके पास सेविंग होनी चाहिए टोटल अर्निंग का। 3 साल में जितना भी आपने पैसा कमाया है, तो कम से कम आपके पास 10 से 15% की सेविंग होनी चाहिए। इसे बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। यदि आप इस स्टेप को फॉलो करते हुए चीजों को आगे ले जाओगे, तो आपको रिचेस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब पहली कंडीशन क्या है, यदि आपको कमाते हुए 3 साल हुए हैं, तो आपने जो जितना भी टोटल अर्न किया है सर्विस से, अपनी बिजनेस से, या किसी भी फील्ड में हो जिससे आप इनकम जनरेट कर पा रहे हो, तो आपको 3 साल का एक एक्सेल शीट बनानी चाहिए कि आपने टोटल अर्न कितना किया है और आपके पास अवेलेबल सेविंग कितनी है। तो वो 10 से 15% होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात यहाँ है ये है कि आपकी जो सेविंग होनी चाहिए वो एप्रिसिएटिंग एसेट के रूप में होनी चाहिए। एप्रिसिएटिंग एसेट का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी आपके पास सेविंग है 10 से 15%, या पीपीएफ में हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट स्कीम में हो, या आपका म्यूचुअल फंड में हो, या इन्वेस्ट इक्विटीज में हो, तो इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जो आपको पैसा कमा के दे रहा हो। मतलब जो भी आपने पैसा जोड़ा है, सेविंग की है, वो पैसा भी अपने काम पे लगा हुआ है पैसा बनाने में। डेप्रिसिएटिंग एसेट का मतलब ये होता है कि उसमें वे चीजें कंसिडर नहीं होगी, जैसे कार ले ली हो आपने, या लोन पे कोई होम ले रखा हो, घर ले रखा हो, तो वो ये चीजें इसमें कंसिडर नहीं होगी, क्योंकि ये डेप्रिसिएटिंग एसेट है। और दूसरी चीज सबसे बड़ी बात है कि आपने कोई भी चीज यदि लोन पे ली गई है, तो वो कभी भी एक एप्रिसिएटिंग एसेट का काम नहीं करेगी, बल्कि वो आपके आप उस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो और वो आपकी इनकम को कम कर रहा हो, एक तरह से वो लायबिलिटी का काम कर रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यदि आपको कमाते हुए 3 से 5 साल हुए हैं, कमाते हुए 5 साल हो चुके हैं, तो आपको टोटल अर्निंग का 15 से 20% आपके पास अवेलेबल कैश होना चाहिए, अवेलेबल सेविंग होनी चाहिए, वो भी एप्रिसिएटिंग एसेट के रूप में। यदि आपको कमाते हुए 5 से 10 साल हो चुके हैं, आपको कमाते हुए 5 से 10 साल हो चुके हैं, तो आपके पास जो टोटल अर्निंग है उसका 35% आपके पास सेविंग के रूप में होना चाहिए। 35% आपके पास सेविंग के रूप में होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, यदि आपको अर्न करते हुए 30 साल हो चुके हैं, तो आपने जितना भी अर्न किया है, जितना भी आपने अर्निंग की है सर्विस से, बिजनेस से, और आपको 30 साल की सर्विस आप दे चुके हो बिजनेस में या अपनी सर्विस में, तो आपके पास जो भी आपने कमाया है 30 साल में, वो 3 टाइम्स या 5 टाइम्स होना चाहिए। वो कितना होना चाहिए? 3 टाइम्स या 5 टाइम्स होना चाहिए। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा हो सकता है, इतनी सेविंग आप कर सकते हो? तो ये पॉसिबल सिर्फ एक ही रास्ते से हो सकती है कि आपको इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। इन्वेस्टिंग की बेसिक चीजों को आपको पता होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके स्पेसिफाइड फाइनेंशियल गोल होने चाहिए और स्पेसिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए। तब सारी चीजें मिलकर आपको ये टारगेट अचीव करा सकता है। क्योंकि इन्वेस्टिंग एक ऐसा जरिया है जिसमें आप अपना कमाया हुआ पैसे को काम पे लगा देते हो। ये तभी पॉसिबल है जब आप पैसा कमाते हो और उस पैसे को, कमाए हुए पैसे को, इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करते हो, उसका इस प्रकार से इन्वेस्ट करते हो कि वो पैसा भी आपके कमाए हुए पैसे से अधिक पैसा कमाने के लिए एबल हो जाता है। तो तब ये चीजें पॉसिबल हो पाती है कि आप 30 साल की सर्विस में जो भी आपने अर्न किया है उसका 3 टाइम्स या 5 टाइम्स कर सकते हो। और ये पॉसिबल है आपको इन्वेस्टमेंट से ही। और वो भी पॉसिबल है जब आप सिक्योरिटीज मार्केट, जिसको स्टॉक मार्केट कहते हैं, इक्विटीज में, सिर्फ इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करने से ये चीजें पॉसिबल हो पाती है। तो ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था हमारा आज, फाइनेंशियल गोल और फाइनेंशियल प्लानिंग। और फाइनेंशियल प्लानिंग को हमने जो अर्निंग के ड्यूरेशन के आधार पर किस प्रकार से बांटा है कि हमें 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल की यदि हम सर्विस कर पाते हैं, तो हमारे पास टोटल अर्निंग का कितना हमारे पास अवेलेबल सेविंग होनी चाहिए। आइए अब इस सेविंग को किस प्रकार से 3 टाइम्स या 5 टाइम्स करते हैं, वो हम अगली क्लास में जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे
कि क्यों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट के क्या तरीके हैं, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने चाहिए और सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास इन्वेस्टमेंट का क्या है।